Everyone, welcome to Ritika Tutorials. In this lecture, I will talk about another biomolecule, which is nucleic acid. So, I will now share the chapter number 9 from NCERT book. Okay, so here in this section 9.6 about the nucleic acids, various points are given. So, let's understand each point one by one. The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि अगर हम किसी लिविंग टिश्यू में क्या क्या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं ये जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उस टिश्यू को मोटार पेसल में ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मीडिया सच एज एसिड। तो जो हम एसिड थोड़ा थोड़ा डाल के मोटार पेसल में हम ग्राइंडिंग करेंगे किसी भी लिविंग टिश्यू की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लीवर टिश्यू लिया और हम ये जानना चाहते हैं कि लीवर टिश्यू में क्या क्या कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो हम उस लीवर टिश्यू को मोटार पेसल में लेकर उसमें थोड़ा सा एसिड डाल के उसे हम ग्राइंड करेंगे। क्यों हम ग्राइंड कर रहे हैं? ताकि उस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाए और सेल्स ब्रेक होके सेल्स के अंदर जो सेलुलर एक्सट्रैक्ट है वो बाहर आ जाए और फिर हम उस सेलुलर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एनालिसिस अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टारगेट होता है किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करना इन ऑर्डर टू ब्रेक ओपन द सेल्स। हमें पता है कि एनिमल टिश्यू की अगर बात हो रही है तो हर एक सेल के आउटर बाउंड्री जो होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना जरूरी है, तभी सेल के अंदर का सारा कंटेंट बाहर आएगा। So nucleic acids are generally what they are polynucleotides. Polynucleotides का मीनिंग है poly means many and nucleotides is the basic unit of nucleic acids. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी होती है। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में इंटीरियर जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस उसमें प्रेजेंट होती हैं और वो नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी होती है। और जो बैकबोन डीएनए का होता है वो शुगर एंड फॉस्फेट चेन का बना होता है। तो हम कह सकते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं अभी दे रही हूँ, हम डीएनए के स्ट्रक्चर को और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़ी होती है। So together with polysaccharides and polypeptides, we can say that polynucleotides comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. तो किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल का जो ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है उसमें न्यूक्लिक एसिड्स या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। सो फॉर न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसका जो बेसिक यूनिट है या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है, मतलब ईंट जो है उसकी नींव जो है वो किससे बनेगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब एक एक मोनोमर यूनिट जो होगी उसमें वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड की होगी। नाउ अब हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि न्यूक्लियोटाइड में अब क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये क्या इंडिकेट कर रहा है? व्हाट इज दिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड व्हिच इज देयर इन अ न्यूक्लियोटाइड? इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में as the name indicates that it is having a nitrogen in its cyclic ring, hence it is called as a nitrogenous base, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन इस साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन के अलावा कार्बन भी प्रेजेंट है। तो वी कैन से दैट द कंपाउंड्स इन विच अदर एलिमेंट्स other than the carbon atoms are present such as nitrogen, then they are called as heterocyclic compound. तो नाइट्रोजनस बेस क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। The second component of the nucleotide is what? Monosaccharide. तो मोनोसैकेराइड क्या? पेंटोज शुगर। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, सो दैट इज अ मोनोसैकेराइड। और जो थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का है वो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं या फिर फॉस्फेट ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि 5 प्राइम कार्बन पे जुड़ा होता है। तो हम कहेंगे कि अगर हम समराइज करें तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स।
If we are talking about the DNA, then there are two polynucleotide chains. The basic building block of the polynucleotide chain is a nucleotide. अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तीन डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. एक तो हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजनस बेस है. सेकेंड क्या है? मोनोसैकेराइड. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीएनए देन इट इज अ पेंटोज शुगर. एंड थर्ड ग्रुप जो है वो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है या फिर फॉस्फेट ग्रुप हम उसे बोल सकते हैं. वो 5 प्राइम कार्बन पे प्रेजेंट होता है. Now, as you notice in figure 9.1, the heterocyclic compounds in nucleic acids are the nitrogenous bases named adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine. तो इसमें से adenine, guanine, cytosine and thymine, these four bases are present in the DNA, while adenine, guanine, uracil and cytosine are present in RNA. तो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में एक डिफरेंस है कि आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में थाइमीन बेस ही प्रेजेंट होगा. Now adenine and guanine are substituted purines while the rest are substituted pyrimidines. Adenine और guanine को हम purines की कैटेगरी में रखेंगे, जबकि साइटोसिन एंड थाइमीन को हम pyrimidines की कैटेगरी में रखेंगे. तो अब हम देखते हैं फिगर 9.1 में, जहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो उस स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट बेसिस के स्ट्रक्चर दिए हैं. ये पहला स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये एडेनिन का है, और एडेनिन क्या है? एक प्यूरिन है. अब इसमें दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और इसकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में यू कैन सी दैट कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और एक पॉइंट पे अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें अदर देन द कार्बन एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, or we can say nitrogen is the other element which is present in addition to the carbon atom. So we can name such type of ring as a heterocyclic ring. तो ये हो गई एडिनिन बेस की बात. अब हम एडिनोसिन की बात करते हैं. तो एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है. अगर आप पिछले मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो वहां पे मैंने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस को समझाया है. सो यू कैन सी माय प्रीवियस लेक्चर्स also for getting an idea about the terms which I have taught in those lectures. So adenosine में हम देखेंगे कि ये जो साइक्लिक रिंग है दैट इज अ पेंटोज शुगर. इस पेंटोज शुगर की 1 प्राइम पोजीशन पे एडेनिन बेस प्रेजेंट है. एक और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम पेंटोज शुगर जो है उसमें हर एक पोजीशन को 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर जो ये पोजीशन है इसको हम 1 प्राइम पोजीशन कहेंगे, और इस 1 प्राइम पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर पे एडेनिन बेस प्रेजेंट है. तो ये एडेनिन बेस मतलब ये वाला बेस प्रेजेंट है जिसमें कि दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और यहाँ पे ये 1 प्राइम कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर से जुड़ा होगा. नाउ यहाँ पे हम 2 प्राइम पोजीशन ऑफ पेंटोज शुगर पे देखें तो एक OH ग्रुप प्रेजेंट है जिसको कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. नाउ 3 प्राइम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और 4th प्राइम पे हमारा CH2OH ग्रुप प्रेजेंट है. यानी कि ये जो पोजीशन है CH2 की, ये 5 प्राइम कार्बन हो गया जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस ये होता है कि 5 प्राइम कार्बन पे न्यूक्लियोसाइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो वो डिफरेंस हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जिसका नाम दिया है एडिनाइलिक एसिड. एडिनाइलिक एसिड क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है. इसमें और एडिनोसिन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फोरिक ग्रुप या फिर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर दे दिया गया, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर दे दिया गया, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दे दिया. नाउ एक और एग्जाम्पल दिया गया है पिरिमिडीन का. ये यूरेसिल बेस का डायग्राम बना है. इस यूरेसिल बेस में आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है.
यानी कि पिरिमिडीन भी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। अब हम न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देखें तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने यूरेसिल बेस ले लिया है तो 1 प्राइम पोजीशन पे यूरेसिल बेस जुड़ जाएगी और 5 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें। क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल बेस जुड़ा था 1 प्राइम पोजीशन पे तो इसको हमने यूरिडीन नाम दे दिया, ठीक है। और अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 प्राइम कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा होगा या फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, जिसको हम यूरिडाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंस देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। एक और डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखें 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि डीएनए में 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल की जगह हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए हम डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एट द 2 प्राइम पोजीशन और यहाँ पे 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये किसका न्यूक्लियोसाइड है? इट इज द न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट इन द RNA, नॉट इन डीएनए। तो RNA में 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि डीएनए में 2 प्राइम पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसीलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। तो लेट्स कम इन द सेक्शन 9.6 on nucleic acids again. So we were here. Adenine and guanine are substituted purines, while rest are substituted pyrimidines. Now the skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine respectively. तो जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अगर कोई प्यूरिन बेस प्रेजेंट है तो हम उसको प्यूरिन का नाम दे देंगे, और अगर जो साइटोसिन एंड थाइमिन प्रेजेंट है तो हम उसको हम pyrimidine का नाम देंगे। The sugar found in polynucleotides is either ribose, a monosaccharide, pentose। जैसे कि मैंने अभी पेंटोज शुगर का नाम लिया, तो पेंटोज शुगर क्या है? एक मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है जिसे हम राइबोज भी बोलते हैं, या फिर 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज। A nucleic acid containing deoxyribose is called as a deoxyribonucleic acid or DNA, while that which contains the ribose is called the ribonucleic acid or RNA। तो हमने देख लिया डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, हम इसे डीऑक्सीराइबोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे 2 प्राइम कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसे हम 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दे देंगे डीएनए के केस में। हेंस डीएनए को नाम दे दिया गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए में जो शुगर है उसको हम राइबोज शुगर बोलेंगे, क्योंकि उसमें 2 प्राइम लोकेशन पे हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द शुगर इन डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल। तो वहां पे कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे हम हमारा जो जैसे ऑप्शंस दे दिया 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज, सिर्फ डीऑक्सीराइबोज and ribose, then the most appropriate answer would be 2 prime deoxyribose. Now what is the difference between the 2 prime deoxyribose and the ribose sugar? The difference is only that in 2 prime deoxyribose sugar, at the 2 prime location, hydrogen is present instead of hydroxyl group, while in RNA, its ribose sugar will have hydroxyl group at the 2 prime कार्बन लोकेशन ऑफ द राइबोज शुगर। नाउ अब ये न्यूक्लिक एसिड्स का हमने जनरल आइडिया ले लिया कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हमने 4 तरीके की बेस देख ली, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इन द केस ऑफ डीएनए, एंड इफ इट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, देन इट इज present in what? RNA. The only difference is of the uracil base which is present in place of thymine in the case of the RNA. Now अब ये हो गई बात न्यूक्लिक एसिड्स की। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स। अब हेट्रोपॉलीमर्स हमने इसको क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें एक ही मोनोमर अमीनो एसिड नहीं होता है, बल्कि कई तरीके के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स बोलेंगे अगर है, तो वो नाम हो गया हेट्रो।
और कई सारे अमीनो एसिड है, इसलिए वो क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। तो प्रोटीन्स क्या है, हेट्रोपॉलीमर्स हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब कि एक चेन या स्ट्रिंग होती है अमीनो एसिड्स की, जैसे कि लाइसिन आर्जिनिन, मिथियोनिन, अगेन साइटोसिन। तो सॉरी इस तरीके से जो है उसमें कई सारी जो है क्या हो, सिस्टीन, ये कई सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। Now, in inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formulae NaCl, MgCl2, etc. अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर के लिए एक मॉलिकुलर फॉर्मूला भी यूज करते हैं, जैसे कि NaCl। तो NaCl किसके लिए हो गया, सोडियम क्लोराइड के लिए हो गया। MgCl2 इज मैग्नीशियम क्लोराइड। Now, organic chemists always write a two-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecules. तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका वो टू डायमेंशनल व्यू देखेंगे, जैसे कि बेंजीन और नेप्थलीन का। And physicists conjure up the three-dimensional views of the molecular structures, while biologists describe the protein structure at four levels. तो यहाँ पे हर एक धारा की जो एनालिसिस करने वाले साइंटिस्ट हो गए, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट हो गया, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर एनालिसिस कर रहा है तो वो उसका टू डायमेंशनल व्यू देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का जानेंगे। अगर फिजिसिस्ट उसी को स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर रहा है तो वो थ्री डायमेंशनल व्यू देखेगा उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। जबकि बायोलॉजिस्ट अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को फोर लेवल्स पर बताएगा। वो फोर लेवल्स क्या है अब वो देखेंगे। The sequence of amino acids, that is the positional information in a protein. Positional मतलब क्या, पोजीशन, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस बताना है अमीनो एसिड्स का, और हमने अगर वो सीक्वेंस अमीनो एसिड का डिड्यूस कर लिया तो हम उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। सो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, which is the first amino acid, which is the second, and so on, is called the primary structure. तो एक लीनियर चेन ऑफ अगर प्रोटीन है तो हम उस लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन की जब एनालिसिस करेंगे तो हम वन बाय वन हर एक अमीनो एसिड्स को जानेंगे कि पहली पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा है। तो इस तरीके से सपोज अगर 10 यूनिट्स उसमें 10 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो हमें हर एक पोजीशन पे पता चल गया कि ये अमीनो एसिड है। पहले पे मीथियोनिन है, सेकंड पे सिस्टीन है, थर्ड पे एलेनिन है, फिर लाइसिन है। इस तरीके से करके 10 अमीनो एसिड्स अगर हमने जान लिए तो हम बता सकते हैं कि उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये 10 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। नाउ अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन। यहाँ पे इमेजिन करने को बोला गया है कि प्रोटीन को आप एक लाइन की तरह समझिए, और उस लाइन पे हम क्या रखेंगे, एक एक अमीनो एसिड रखते शुरू करते हैं। तो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड। तो अगर हम फर्स्ट अमीनो एसिड की बात करें तो फर्स्ट अमीनो एसिड का जो एंड होगा उस एंड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। हम जानते हैं कि किसी भी अमीनो एसिड में चार तरीके के ग्रुप हैं। एक है अमीनो ग्रुप, दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा है हाइड्रोजन, और फोर्थ कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अमीनो एसिड्स में जो डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में वो केवल और केवल इस आर ग्रुप में डिफरेंस होने की वजह से है। यानी कि जो कॉमन ग्रुप्स हैं जो सभी अमीनो एसिड में प्रेजेंट है वो क्या है, वो दो हैं। एक है अमीनो ग्रुप और एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर कोई लेफ्ट एंड पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो वो एंड पे अमीनो ग्रुप होगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो जो लेफ्ट एंड पे जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसका the left end will be represented by the first amino acid and the right end will be represented by the last amino acid. तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उसको हम कहेंगे एन टर्मिनल अमीनो एसिड, जबकि जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसको हम कहेंगे सी टर्मिनल अमीनो एसिड। अब बात आती है कि हमने पहले अमीनो एसिड को एन टर्मिनल क्यों बोल दिया और लास्ट अमीनो एसिड को सी टर्मिनल क्यों बोल दिया। तो ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पहला अमीनो एसिड है उसमें अमीनो ग्रुप
उसके लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको हमने एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोल दिया। जबकि राइट एंड पे जो लास्ट अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप राइट एंड पे प्रेजेंट है, इसलिए उसको हमने सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोल दिया। Now, protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. हमने यहाँ इमेजिन तो कर लिया कि वो एक लाइन की तरह उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोटीन जो है वो थ्रेड की तरह हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड वी कैन से दैट कि वो एक्सटेंडेड रिजिड रॉड के फॉर्म में हमेशा नहीं होती है। दिस थ्रेड विल बी फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ये जो थ्रेड है, ये जो लाइन है जिसको हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल दिया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन प्रोटीन हमेशा इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहेगी। इन ऑर्डर टू बिकम एक्टिव इट हैज टू बी फोल्डेड इन अ फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, मतलब कि हेलिक्स के फॉर्म में वो फोल्ड होगी, सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। तो अगर हम रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की इमेज अपने दिमाग में बनाएं, तो हम देखेंगे कि कैसे वो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है। सिमिलरली उसी तरीके से जो प्रोटीन थ्रेड है या लाइन है वो अपने ऊपर फोल्ड होके वैसा ही हेलिक्स बनाती है। सो ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अब यहाँ भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोटीन जरूरी नहीं है कि वो हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड हो जाए। कुछ पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन का वो हेलिक्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि इस फिगर 9.3 में आप देख सकते हैं कि ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब ये हेलिक्स में ये जो थ्रेड की तरह ब्लैक कलर का जो बना दिया गया है, ये इस ब्लैक थ्रेड, इट इज नॉट एक्चुअली अ थ्रेड, but it is having a chain of amino acids which are joined to each other by means of the peptide bond। और वो इस तरीके से हेलिक्स के फॉर्म में सारे अमीनो एसिड्स फोल्डेड हैं, यानी कि इन सब फोल्ड्स में अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़कर लगे हुए हैं। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में अमीनो एसिड है उसमें अमीनो एंड प्रेजेंट है, इसलिए उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोल दिया। जबकि राइट हैंड साइड में, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जहाँ पे एंडिंग हो रही है उस पॉलीपेप्टाइड चेन की या प्रोटीन की, वहां पे टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है लास्ट अमीनो एसिड में, जो कि राइट एंड बना रहा है। अब हम इस हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के थोड़े से पोर्शन को अगर हम इलेबोरेट करके देखें, तो जैसे कि यहाँ पे इस सेकेंड हेलिक्स के इस पार्ट को इलेबोरेट किया गया और ये दिखाया गया कि इस हेलिकल पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में क्या क्या अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। तो अब हमने इसको जूम करके देखा तो हमें क्या क्या मिला, NH, CH, CH2OH, CONH। तो ये CH2OH प्रेजेंट है, तो CH2OH अगर R ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो अमीनो एसिड हो जाएगा सीरीन। ओके, तो ये हो गया सीरीन अमीनो एसिड। अब यहाँ पे सीरीन अमीनो एसिड में इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एन टर्मिनल अमीनो एसिड है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए। नाउ आप सेकेंड अमीनो एसिड देखते हैं, ये सेकेंड अमीनो एसिड फर्स्ट अमीनो एसिड से CONH बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, और ये CONH बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ ये हो गया इसका लेफ्ट एंड पे अमीनो ग्रुप, और राइट एंड पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे जो ये कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और R ग्रुप में CH2SH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर R ग्रुप में CH2SH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये सिस्टीन अमीनो एसिड हो जाएगा। ओके, तो सिस्टीन इज हैविंग द CH2SH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप इन इट्स R ग्रुप। नाउ थर्ड अमीनो एसिड हम देखें, थर्ड अमीनो एसिड में देखिए CH पे CH2 और एक ये फिनाइल रिंग प्रेजेंट है जिसपे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर CH2 और ये फिनॉल ग्रुप इस तरीके से जुड़ा होगा तो ये अमीनो एसिड कौन सा होगा, टायरोसिन होगा। नाउ फोर्थ अमीनो एसिड देखिए, यहाँ पे CH पे क्या है, CH2 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 COOH। ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है R में तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। अब हम इस तरीके से पूरे पूरे नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इन सभी अमीनो एसिड्स के एब्रीविएशंस बना दिए। जैसे कि सीरीन को पूरा सीरीन लिखने के बजाय क्या लिखा है, SER। सो SER रिप्रेजेंट्स द सीरीन, और उसको हम एक वन लेटर एब्रीविएशन कोड बनाएंगे तो उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से सिस्टीन को
CYS लिखेंगे, that will be the abbreviation for the cysteine, and in the one letter code it will be represented by the letter C. Now tyrosine short form or abbreviation is TYR or tyrosine, और इसका सिंबल अलग है, यहाँ पर T सिंबल ना देके इसको क्या बोल दिया गया, Y सिंबल दे दिया। तो कुछ अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर जो है उसी का ही शॉर्ट कोड बना दिया गया, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ T it is what, Y in it. Now ग्लूटामिक एसिड का एब्रीविएशन है GLU, और इसके लिए वन लेटर कोड दे दिया गया E। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया, इसको YE क्यों नहीं इसको T और G से कर दिया गया, तो वो इसलिए किया गया क्योंकि T नाम से दूसरे भी अमीनो एसिड्स हैं, अगर हम इसको T दे देंगे तो उसको भी कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उन्होंने Y लेटर इसके लिए दे दिया और ग्लूटामिक एसिड के लिए E दे दिया। तो हमें ये इनके एब्रीविएशंस याद होने चाहिए, और इनके लिए जो शॉर्ट कोड या अल्फाबेट यूज किया जाता है वो भी हमें याद होना चाहिए। तो ये कैसे याद होगा, ये लिख लिख कर याद होगा कि हर एक अमीनो एसिड का एब्रीविएशन क्या है और उसके लिए कौन सा अल्फाबेटिकल कोड यूज किया जाता है। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन इट मेनी टाइम्स, then you will learn that this amino acid will be represented by this letter code and its abbreviation is this. So my suggestion is to write it many times, then you will learn the abbreviated forms of different amino acids. Now तो यहाँ पे इसकी बात हो गई यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स की। अब आते हैं द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। अब जो प्रोटीन में जो हेलिक्स बन रहा है, तो वो जो हेलिक्स बन रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, लेफ्ट हैंड में मुड़ रहा है कि राइट हैंड में मुड़ रहा है। तो जनरली जो प्रोटीन्स में हेलिक्स पाए जाते हैं वो राइट हैंड डायरेक्शन में उनकी फोल्डिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये फोल्डिंग जो है लेफ्ट हैंड नहीं है, ये क्या है, राइट हैंड फॉर्म में ये फोल्ड हो रहा है, ना कि इस तरीके से। इट इज फोल्डेड इन दिस डायरेक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज द राइट हैंडेड फोल्डिंग। Now other regions of the protein's thread are folded into other forms in what is called the secondary structure. अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें कि वो उसने अल्फा हेलिक्स बना लिया या हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, जिस जो कि ए में दिखाया गया है। अब बी में ये अल्फा हेलिकल भी अपने ऊपर फोल्ड हो गया, और इस तरीके से उसने सॉरी आई विल रिपीट इट अगेन। सी, तो पहला जो लीनियर चेन जो था वो क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से फोल्ड होके हेलिक्स बना ले रहा है तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अपने ऊपर फोल्ड हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये कार्टून शोइंग ए इज व्हाट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, and B is what, tertiary structure of a protein. So primary structure of a protein is a linear chain of amino acids. Secondary structure of a protein will involve the helical structures, which are right-handed helices present in the proteins, while the tertiary structure involves the further folding of the secondary structure upon itself, such as helix will fold upon itself to give rise to a tertiary structure. Now, तो हम क्या कहेंगे कि the regions of the protein thread are folded into other forms and it is called as a secondary structure. In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. तो ये देखिए, वुलन बॉल की तरह ये फोल्ड हो गया, तो इसको हमने टर्शरी स्ट्रक्चर बोल दिया। दिस गिव्स अस अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। तो ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन को दिखा रहा है। अब थ्री डायमेंशनल का क्या मतलब हो गया, उसको हम पूरा थ्री डायमेंशनल उसका व्यू देख सकते हैं। अगर एक वुलन बॉल अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि वुलन बॉल कैसा दिखता है, तो उस तरीके से वो वुलन बॉल की तरह एक फोल्डेड स्ट्रक्चर अगर बना है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। Now some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits. कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिसमें असेंबली प्रेजेंट होती है ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सब यूनिट, जब इस तरीके की अगर सपोज तीन और सब यूनिट हो गई
और वो पूरा का पूरे सारे सब यूनिट्स मिलाकर एक ही प्रोटीन बना रहा है, तो वो भी एक कैटेगरी हो गई प्रोटीन्स की। तो सम प्रोटीन्स क्या होंगे, असेंबली ऑफ मोर देन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स and the manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other is the architecture of a protein, otherwise called the quaternary structure of a protein। तो अब जैसे यहाँ पे एक वुलन बॉल बनाया गया, इस तरीके के सपोज तीन और वुलन बॉल बना दिए और वो चारों के चारों ओवरऑल वुलन बॉल्स एक ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया एक सब यूनिट। और इसी तरीके की सिमिलर तीन और सब यूनिट्स मिलकर एक प्रोटीन बना रहा है। तो अगर इस तरीके की बहुत सारे सब यूनिट्स या असेंबली ऑफ पॉलीपेप मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड किसी प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो हम उस स्ट्रक्चर को ना सेकेंडरी बोलेंगे ना टर्शियरी बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेयर्स, स्पेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और अ प्लेट एक्सेट्रा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन के एग्जाम्पल्स क्या है। तो हमने सबको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है या क्वाटर्नरी है, ये हमें देखना है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है और उसमें 4 सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, और ये चारों सब यूनिट्स जो होती हैं उनमें भी डिफरेंस है। 2 सब यूनिट्स जो हैं एक जैसी होती हैं और उन 2 सब यूनिट्स को हम बोलते हैं अल्फा टाइप, और जो रेस्ट 2 सब यूनिट्स है उनको हम बोलते हैं बीटा टाइप। तो यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स मिलकर ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर बनाती है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और उसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं और 2 बीटा सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने उनको अल्फा और बीटा सब यूनिट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये 2 डिफरेंट नेम दे दिए। अब आता है सेक्शन 9.8 में, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। अब हम ये जानेंगे कि मोनोमरिक सब यूनिट्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं तो वो किस तरीके की बॉन्डिंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अभी जैसे कि हमने प्रोटीन का केस पढ़ा, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन की जो बेसिक मोनोमेरिक सब यूनिट्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। तो ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। So they are linked by a peptide bond, which is formed when carboxylic group of one amino acid reacts with the amino group of the next amino acid with the elimination of a water moiety, and this process is called as a dehydration। यानी कि जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक होंगे तो उनके बीच में रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम दे दिया गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी का वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से मिलेगा, तो एक अमीनो एसिड का जो राइट एंड है उस पे COH ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे अमीनो एसिड के स्टार्टिंग पॉइंट पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अमीनो में से एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक में से OH ग्रुप अगर जुड़ेगा तो OH इसका और एक हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप का मिलके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। वो H2O एलिमिनेट हो गया और CONH बॉन्ड बन गया। तो यानी कि दो अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे जुड़ गए, CONH बॉन्ड से जुड़ गए। तो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब ये बात हो गई प्रोटीन की जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। एंड हाउ दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the elimination of a water moiety in a process called as dehydration, and this dehydration will involve the removal of one hydrogen from the amino group of the second amino acid and the hydroxyl group of the first amino acid, and then linking these two amino acids by the formation of a CONH bond। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड मतलब शुगर्स। तो जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से लिंक होंगे
तो वो बना लेगा पॉलीसैकेराइड। अब ये लिंकिंग किस बॉन्ड के जरिए होगी, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर प्रोटीन की बात हो रही है तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर पॉलीसैकेराइड की बात हो रही है तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दो मोनोसैकेराइड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनता कैसे है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन प्रोसेस से बनता है। So this is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharides। तो दो मोनोसैकेराइड्स में के बीच में दो कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। Now in a nucleic acid, a phosphate moiety links the 3' carbon of one sugar of one nucleotide to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide। अब हम आते हैं इस फिगर 9.5 में इस प्रोसेस को समझने के लिए। तो ये लेफ्ट हैंड पैनल में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना है इसमें देखिए आप कि दो हेलिक्स प्रेजेंट हैं और ये दोनों हेलिक्स क्या बना रहे हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना रहे हैं। ये अगर हेलिक्स एक इंडिविजुअल हेलिक्स को बोलें तो हम क्या बोलेंगे, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बनी है और जो इंटीरियर वाला पार्ट है वहां पे नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एंड है 5' और दूसरा डिस्टल एंड है 3'। और दूसरा जो है वो उसका 5' एंड लोअर एंड पे है और 3' एंड अपर एंड पे है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो एक दूसरे से जुड़ी हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इनकी डायरेक्शनलिटी एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक का अगर ऊपर 5' और लास्ट 3' है तो सेकंड वाले का लोअर एंड 5' एंड अपर एंड 3' होगा। अब हम इस डबल हेलिक्स के एक स्मॉल से पोर्शन को इलेबोरेट करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इस पोर्शन को इन्होंने इलेबोरेट किया। तो एज आई सेड कि बैकबोन यानी कि ये जो ब्लैक वाला जो ये हेलिक्स है उस पे क्या होगा, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस पार्ट में देखिए यहाँ पे शुगर ग्रुप है, ये कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है और इसके 1' पोजीशन पे थाइमीन बेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे 5' पे यहाँ पे देखेंगे ओ ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इंटीरियर है और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पार्ट है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी पेंटोस शुगर प्रेजेंट है और ये पेंटोस शुगर में यहाँ पे 1' लोकेशन पे एडेनिन बेस प्रेजेंट है। तो पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का थाइमीन दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के एडेनिन बेस से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे ग्वानिन बेस प्रेजेंट है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे साइटोसिन बेस प्रेजेंट है इन साइड में। तो ये दोनों ग्वानिन एंड साइटोसिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई हैं। तो हमें पता है अगर हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसमें वेरियस पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें हमें पता चलेगा कि थाइमीन और एडेनिन बेस एक दूसरे से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जबकि जो बैकबोन डीएनए की होती है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बनी होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो शुगर्स है अब ये एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये अगर 1' पोजीशन है, ये अगर 1' पोजीशन है इस शुगर पे तो इसकी 3', ये 1' है, ये 2' है और यहाँ पे ये 3' है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को मिसिंग दिखाया गया है यहाँ तो हम इस पार्ट को जो है कंसिडर करते हैं और इसके और स्ट्रक्चर्स के साथ मैं आपको डीएनए के बारे में और भी इलेबोरेट करूंगी या फिर आप मेरे और भी लेक्चर्स को अगर देखेंगे तो आपको उसमें डीएनए स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग में
फुल कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सभी वीडियो लेक्चर्स आप देख सकें। So I will request all of you to do subscribe my channel in order to get all the videos based on the biology subject. तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो इस न्यूक्लियोटाइड में ये पेंटोज शुगर हो गई, 1' पे एडेनिन हो गई, और 3' पे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और ये दूसरे के 5' से जुड़ा हुआ है। तो 3' to 5' लिंकिंग है विद दिस फॉस्फेट बॉन्ड, तो इसको हम बोल देंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए 3' carbon of one sugar of one nucleotide is linked to the 5' carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. Now the bond between the phosphate and hydroxyl group of the sugar is an ester bond. तो यहाँ पे इसका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और इसका फॉस्फेट ग्रुप था, इसके बीच में अगर बॉन्डिंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। It is an ester bond, and as there is one such ester bond on either side, it is called as phosphodiester bond. तो यहाँ पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, sorry, so because of two phosphodiester bond, it is what we can say it as a phosphodiester bond. So nucleic acids exhibit a wide variety of secondary structures. For example, one of the secondary structure exhibited by DNA is the famous Watson and Crick model. तो जैसे अभी मैंने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का जिक्र किया था, अब ये भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये मॉडल क्या बताता है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर पे एक मॉडल बनाया था, या एक मॉडल में सेवरल पॉइंट्स दिए थे जिसमें इन्होंने बताया था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। So the model says that DNA exists as a double helix. As I said earlier, DNA में क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, इसलिए इसको हमने डबल हेलिक्स दे दिया क्योंकि ये राइट हैंडेड हेलिक्स के फॉर्म में होता है। एंड द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड और टू स्ट्रैंड्स ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल, तो इनकी डायरेक्शनैलिटी अपोजिट होती है। 5' to 3' दूसरे का है और दूसरे का directionality you can see opposite in this diagram, hence they are anti-parallel, that is run in opposite direction. The backbone is formed by the sugar and phosphate sugar chain. यहाँ पे देखेंगे अगर हम शुगर है ग्रुप है, यहाँ शुगर ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, तो इस तरीके से क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरीके से ये चेन बनाएगी और वो चेन कहाँ प्रेजेंट होगी, बैकबोन ऑफ द डीएनए। The nitrogen bases are projected more or less perpendicular to this backbone but face inside. Nitrogenous bases कहाँ है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं या इनसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स प्रेजेंट होती है। और अगर हम इनके हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल व्यू में ऑब्जर्व करें तो इनका जो प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर है वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, बैकबोन से। तो बैकबोन अगर इस तरह से है तो बेसिस इस तरीके से होंगे, तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस एंड दिस इज व्हाट शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन और प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। Now, adenine and guanine of one strand compulsorily base pair with thymine एंड साइटोसिन। एडेनिन क्या है, थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ेगा और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ेगा। तो ये जो एक बेस है वो 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे प्रेजेंट होगी और दूसरी बेस दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे प्रेजेंट होगी। Now there are 2 hydrogen bonds between A and T and there are always 3 hydrogen bonds between G and C. Each strand appears like a helical staircase. तो हेलिकल स्टेयरकेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो कैसा होता है, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर हम डीएनए के केस में इमेजिन कर सकते हैं। So you have to think of a helical staircase, how it looks, and then you have to imagine the structure of the DNA double helix in which the bases which are present inside the double helix will make a 90-degree angle to the sugar phosphate backbone. Now each step of the ascent is represented by a pair of bases. तो जैसे कि हमने अभी ऊपर स्ट्रक्चर में देखा कि अगर एक
न्यूक्लियोटाइड चेन में एडेनिन है तो दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन पे थाइमीन है, और ये दोनों एक दूसरे से दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ईच स्टेप ऑफ द एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ बेस। तो ए टी का जो एक पेयर है वो एक स्टेप हो गया, दूसरा जी सी का पेयर जो है वो दूसरा, ये एक सीढ़ी का स्टेयर हो गया और ये दूसरा स्टेयर हो गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, स्टेयर बना रहे हैं इस तरीके से। Now at each step of the ascent, the strand turns 36 degree. तो हर स्टेप के चढ़ाव पे या एसेंट पे स्ट्रैंड जो है वो 36 डिग्री या 36 डिग्री क्या होगा, वो टर्न करेगा। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप। अगर एक कंप्लीट टर्न देखेंगे तो उस कंप्लीट टर्न में 10 स्टेप होंगे, और वो 10 स्टेप में क्या होंगे, 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। सो उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हाँ आप मेरे और प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर के जरिए बता सकती हूँ कि ये देखिए ये एक कंप्लीट टर्न है। तो इस कंप्लीट टर्न में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक टर्न बना रहा है, इस टर्न में 10 बेस पेयर्स होंगे। ओके, या हम कहेंगे 10 स्टेयर केसेस बनेंगे 10 बेस पेयर्स से। ठीक है, तो एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थायमिन, इस तरीके से 10 बेस पेयर्स वन कंप्लीट टर्न में प्रेजेंट होंगे। और हर एक एसेंट के साथ, मतलब कि इस ये एक स्टेप हो गया, इस स्टेप से जब ये दूसरे स्टेप पे आएगा तो जो घुमाव होगा, वो जो टर्न का जो एंगल होगा वो अराउंड 36 डिग्री के करीब होगा। Now, one full turn of the helical strand would involve 10 steps or 10 base pairs. Attempt drawing a line diagram. The pitch would be 34 angstrom and the rise per base pair would be 3.4 angstrom. तो हर एक बेस पेयर पे जो राइज हो रहा है वो राइज क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसका कहने का मतलब ये है, ये एक बेस पेयर है और ये दूसरा बेस पेयर है। तो ये इस तरीके से इस बेस पेयर से जब हम दूसरे बेस पेयर पे जाएंगे तो एक राइज हो रहा है। तो वो जो राइज है वो राइज कितने एंगस्ट्रॉम के करीब हो रहा है, 3.4 एंगस्ट्रॉम के करीब हो रहा है। और जो पिच है, पिच कहने का मतलब है ये यहाँ से एक टर्न राइज हो रहा है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये टर्न राइज हुआ और यहाँ पे ये एंड हुआ, तो ये बनाएगा एक पिच ऑफ द टर्न। इस पिच ऑफ द टर्न का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होगा। The rise per base pair would be 3.4 angstrom. This form of DNA with the above mentioned salient features is called the BDNA. तो ये अगर फीचर्स हैं, यानी कि एक टर्न में अगर 10 बेस पेयर्स हैं और हर बेस पेयर में जो राइज है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और अगर एक टर्न का पिच 34 एंगस्ट्रॉम है, अगर ये सब प्रॉपर्टीज हैं तो वो डीएनए जो होगा वो बी डीएनए कहलाएगा। And bDNA is the DNA which is naturally present in the genetic material of the living beings. तो लिविंग बींग्स में जो नेचुरली डीएनए है वो कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। अगर ये सारे वैल्यूज जो हैं वो अगर कोइंसाइड होते हैं और ये इस तरीके की वैल्यूज हैं, तो जो लिविंग बींग्स में जो भी डीएनए प्रेजेंट है वो कौन सा डीएनए है, बी डीएनए है। कहने का मतलब ये है डिफरेंट अदर टाइप्स भी डीएनए के हैं, और वो जो डिफरेंस डीएनए में अराइज हो रहा है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पिच वैल्यू, डिफरेंस इन द राइज पर बेस पेयर वैल्यू। तो उन इन डिफरेंसेस की वजह से अदर टाइप्स ऑफ डीएनए भी डिफाइन किए गए हैं, बट अदर टाइप्स ऑफ डीएनए जो है वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो नेचुरली डीएनए प्रेजेंट होगा दैट इज व्हाट बी डीएनए। तो इन हायर क्लासेस you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabets with unique structural features. तो हम उसके बारे में हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी फिलहाल हमको बी डीएनए के बारे में ही पढ़ना है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट है लिविंग बीइंग्स में, और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके जानना है। तो फीचर्स में मैंने बता दिया कि फीचर्स में क्या है, जो भी फीचर्स डीएनए के स्ट्रक्चर पे दिए गए हैं वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे आधारित हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के बेसिस पे क्या क्या फीचर्स हैं, पहला फीचर तो ये हो गया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है। उस डबल हेलिक्स में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ी हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? बेसिस के बीच में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी 4 तरीके की बेसिस डीएनए में प्रेजेंट होती हैं वो इनसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स प्रेजेंट होंगी, जबकि जो ये बैकबोन है वो डीएनए का, वो शुगर फॉस्फेट से बना है। तो जो बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, while the interior of the DNA double helix is made up of the nitrogenous bases which are bonded with each other by means of the hydrogen bonds. Now, thymine and adenine will always bind with each other by the 2 hydrogen bonds, while that of the guanine and cytosine will always base pair with each other by 3 hydrogen bonds. Now the next thing is the nitrogenous bases, or we can say that the nucleotides are linked to each other in a polynucleotide chain of the DNA by means of the phosphodiester bond. तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होने की वजह से सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए जो है वो बी डीएनए है। तो बी डीएनए में जो ये एक पूरा का पूरा ये टर्न है, उस पूरे के पूरे टर्न में लगभग 10 बेस पेयर प्रेजेंट है और 10 बेस पेयर्स हैं, और पर बेस पेयर जो राइज है हेलिक्स का वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और पिच ऑफ द टर्न कितना है? ये पिच कहने का मतलब है अगर यहाँ से टर्न राइज हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, सो दैट डिस्टेंस would be of what 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे फीचर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज पे बेस एमसीक्यू नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वैल्यूज हमें पता होना चाहिए कि द राइज पर बेस पेयर इन द बी फॉर्म ऑफ द डीएनए कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और पिच कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और उस एक टर्न में, एक हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 base pairs होते हैं। So all these values you should remember or you should keep in your mind in order to solve problems or MCQs based on the structure of the DNA. So this is all for now. In the next lecture, I will talk about the concept of metabolism and the enzymes. So this is all for now. And again, I will request you, all of you, in order to get my videos, lectures on the biology topic for the medical entrance exam preparation such as NEET, and also for the 12th standard biology, you have to subscribe my channel in order to get all the video lectures in series. So thank you all, and thank you for having patience in listening my video lectures.